हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए इस वीडियो के बारे में पहले आप लोगों को कुछ बताते हैं। देखिए ये आपका अर्थशास्त्र क्लास 10th का वीडियो है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्लास 10th, जिसमें कि आपका एग्जाम में 4 गो सब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसमें से आपको 2 गो बनाना होता है। 4 नंबर का होता है ये पूरा सब्जेक्टिव। तो इसमें हम पूरा 7 चैप्टर है अर्थशास्त्र में क्लास 10th में। तो इसमें सातों चैप्टर से हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं। इसमें 10 महत्वपूर्ण या 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इतना महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर लेते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि अनुभव है मेरा कि कम से कम 2 से 3 सब्जेक्टिव इससे पूछ देगा आपका एग्जाम में। और बनाना है आपको 2 ही सब्जेक्टिव। तो आप लोग इस वीडियो को धैर्य से बना के देखिएगा। अगर बताइएगा आप लोग नहीं तो कम 4 नंबर इस वीडियो से आपका फिक्स हो जाएगा, ये मेरा वादा है। 2 सब्जेक्टिव आ जाएगा इससे। तो चलिए बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से सभी सब्जेक्टिव को आपको बताने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। यह आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। ये 2018 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया। यानी बिहार बोर्ड इस सवाल पर 3 साल भरोसा करके 3 बार पूछा है। तो चलिए देखिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की नियोजन का समन्वय का उपयोग करता है। तो इस सवाल को आप लोग विशेष तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बहुत वीवीआई सवाल है ये, आप लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा। इतना जितना सवाल इसमें दे रहे हैं आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका 4 नंबर एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सतत विकास क्या है। देखिए इस सवाल को 2021 और 2022 में पूछा गया, शायद इसका संभावना है 2026 में आने का। तो सतत विकास क्या है, तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। विकास की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती जाए जो सतत जारी रहे, जिसमें मौजूद पीढ़ी के विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के विकास के बीच अंकुरित होते हैं। इस प्रकार सतत विकास ऐसे विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यताओं से समझौता की ही पूरी की जाती है। यानी सतत विकास ऐसे विकास को कहते हैं जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर विकास किया जाता है। तो इसे विकास को सतत विकास कहते हैं। तो आप लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ गया, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके 2 कार्यों को लिखें। आप लोग देखिए इस सवाल को कितना बार पूछा है, 2023 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछा है। 5 बार सवाल को पूछा है। तो इसका संभावना बनता है 100% 2026 में आने का। 100% ये सवाल 2026 में आने का संभावना बनता है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ने की प्रयास करते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित 2 कार्यों को संपादित करते हैं। देखिए पहला कार्य क्या करे, लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं की उत्पादन करती है। दूसरा देखिए क्या करा, लोगों को रोजगार और अवसर प्रदान करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था एक प्रकार का ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यानी बहुत सारा काम किया जाता है, जोड़ा जाता है एक साथ, जैसे कृषि, खेती, उद्योग, फैक्ट्री लगाना, व्यापारी, किसानी करना, ये सभी काम किया जाता है, समझें। और इस देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, काम करने के लिए मिलता है, पहला ये हो गया। और लोगों को उनकी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करते हैं। समझ गए। इस सवाल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोग यहाँ देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए 2015 और 2016 में पूछा गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों तथा सरकार दोनों के ही पास स्वामित्व होती है और तन्मुत तन तद तदनुरूप उत्पादन भी होता है। आय स्वरूप लाभों की व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादियों तथा पूंजीवादियों व्यवस्था का मध्यम वर्गीय प्रवृत्ति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना आदि। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा ना याद कीजिएगा तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें सरकारी काम प्राइवेट व्यक्ति भी कर सकता है, अपनी पूंजी लगाकर पूंजीपति भी कर सकता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें सरकार की काम आम आदमी भी कर सकता है। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को जितना सवाल बताएंगे प्लीज़ आप लोग सारा सवाल को तैयार कर लीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को नहीं आया ना तो हमको बोलिएगा। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, उदारीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, या उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, या उदारीकरण को परिभाषित कीजिए, जो बोलिए। देखिए इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। इसका अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना। अधिक आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण को अपनाई थी। यानी उदारीकरण ऐसे करण को कहते हैं जहां दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपना काम किया जाता है। समझे? तो इस सवाल को आप लोग विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल आ गया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया और 21 में पूछा गया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 साल पूछा गया इस सवाल को, इसीलिए बोलते हैं ये सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल में क्या कर रहा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को सामंजस्य स्थापित करना और उनके एक दूसरे से जोड़ना है। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। मुक्त व्यापार प्रतिबंध नहीं होता है। मुक्त व्यापार प्रतिबंध नहीं होता। इसका अंतर्गत विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं एक बाजार या एक अर्थव्यवस्था हो जाता है। विश्व अर्थव्यवस्थाओं के युग्मन अवस्था एकीकरण के उत्पादन के साधनों का इस प्रकार आवंटन होती है जिसमें उत्पादन की दृष्टि सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा, जरूर से जरूर आप लोग इस सवाल को तैयार कीजिएगा। और हम यही बोलते हैं, एगो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उस सवाल को, और एगो ये वैश्वीकरण किसे कहते हैं, ये दोनों सवाल को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाए आगे। हाँ देखिए ये सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। देखिए इस सवाल को 2015 में, 2020 में और
2022 में 3 साल पूछा गया। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? इसका उत्तर पढ़िए। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इंफोसिस, टाटा मोटर्स आदि। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे कंपनी है जो एक से अनेक देशों में कार्य करती है। जैसे सैमसंग देखिए अपना देश में भी है, दूसरा देश में, कोको कोला अपना देश में भी है, दूसरा देश में भी है, फोर्ड मोटर्स अपना देश में है, दूसरा देश में है। तो इस सवाल को आप लोग विशेष तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना सवाल आप लोगों के लिए छांट के लाए हैं सभी महत्वपूर्ण सवाल है। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? देखिए इस सवाल को 2013 में पूछा गया, 16 में, 18 में, 3 साल। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? इतना छोटा सवाल आप लोग याद कीजिएगा और 2 नंबर मिल जाएगा। इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? और अर्थशास्त्र में 4 सवाल पूछता है और 2 सवाल बनाना होता है 4 नंबर का, समझे? तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, आपका अर्थशास्त्र का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश की सर्वगिना विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर बुनियादी सुविधाएं ही आर्थिक विकास के बेहतर बना सकती है। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्या करा है, चैप्टर 4 का सवाल है ये। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए इस सवाल को 2023 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और 12 में पूछा गया। 3 साल पूछा गया है। कितना महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर पढ़िए। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों पर औपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरे करते हैं और विकास गतिविधियों चलाकर गांवों की विकास और महिला शक्तिकरण में योगदान करते हैं। यानी स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह को कहते हैं जो महिलाओं के द्वारा गांव में छोटी मोटी लोन लेके चलाई जाती है। जिसमें देखते ना कुछ महिला गांव में रहती है जिसमें 10 रुपया का लोन ले रहता है, उसमें 10 रुपया का जुड़ता है सब महिलाएं एक साथ, तो उसको सुविधा मिलता है, उससे कभी मौका में काम मिलता है, समझे? तो इस सवाल को आप लोग विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अभी तो महत्वपूर्ण सवाल सब बच लिए है। वीडियो के क्वालिटी पर आप लोग नहीं जाना है, वीडियो में क्या मिल रहा है वो आप लोगों को देखना है। देखिए क्या कर रहा है, एटीएम क्या है? देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। 2012 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। यानी 4 साल इस सवाल को पूछा गया, 4 साल। तो इसका उत्तर पढ़िए। एटीएम क्या है? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। वर्तमान वैश्विकल के युग में आदान प्रदान की समस्त क्रिया साख मुद्राओं द्वारा हो रही है। प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड कहते हैं। इसे स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। यह मशीन 24 घंटा रुपए निकालने का सेवा प्रदान करती है। एटीएम को आप स्वचालित टेलर मशीन भी कहते हैं। इस सवाल को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। स्वचालित टेलर मशीन किसे कहते हैं? एटीएम। और ये मशीन एटीएम जो है 24 घंटे रुपए निकालने की सुविधा प्रदान करती है। दिन भर में कभी भी आप एटीएम में जाकर रुपए निकाल सकते हैं। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा विशेष रूप से। आप लोग इस सवाल को तैयार कर लीजिएगा जरूर से जरूर। हम बोल रहे हैं आपका पेपर में नहीं देखने को मिलेगा ये सब सवाल, तब हमको बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। देखिए सवाल नंबर छोड़िए, सवाल नंबर क्या बताएं, कहीं से भी लिए हैं। तो देखिए ये सवाल क्या करा है, वस्तु विनिमय प्रणाली को परिभाषित कीजिए। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? 2021 में पूछा गया है, तो इसको पूछने की संभावना है। जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय किया जाता है तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को लिया जाता है। जैसे आपका घर में आटा है तो आप उसको आटा दे के आप उससे चावल ले लिए,
तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, एक दूसरे को कुछ देना और उससे लेना, समझे। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आय के गरीब के साथ संबंध स्थापित कीजिए। आय के गरीब के साथ क्या संबंध है? देखिए 2023 में 2020 में पूछा गया 2 साल, तो इसका उत्तर पढ़ने की प्रयास करते हैं। आय का गरीब के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगी तब गरीब उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीब को जन्म देती रहेगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण गरीब सर्वाधिक है। यानी आय से गरीब के साथ सीधा संबंध है। जिस व्यक्ति का आय कम होता है वो गरीब होता है, और गरीब होने के कारण उसका पूंजी का निर्माण भी नहीं हो पाता, पूंजी भी नहीं बना पाता, जिससे भी अच्छी धंधा या व्यापार नहीं लगा पाता है। तो इसका कारण यही है, गरीब ही गरीब को जन्म देती है। बिहार राज्य इसका जीता जाता उदाहरण है। तो आशा करते हैं इसमें जितना बताएं आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा। 12 से 13 प्रश्न बताएं इस वीडियो के अंदर। आप लोग इतना प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में 4 नंबर आ जाएगा। और इसी प्रकार के आप लोगों को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, और किस सब्जेक्ट को आप लोग और अभी तक आप यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है। दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।